हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के दिन हम पास पेपर वन कर रहे हैं अक्टूबर नंबर 2019 पेपर नंबर वन और वेरिएंट वन। ठीक है, इसका पेपर वन और वेरिएंट टू जो था वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, वो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अभी इस वक्त मैं पेपर वन और वेरिएंट वन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आप ज़रा देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें इधर, देखें विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस हैं। विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देख लें जरा। इसको क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें है इवेलुएट थ्री मल्टीप्लाई बाय वन होल 4/7 मिक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरह, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 1 7 प्लस 4। तो ये आपको पता है 1 होल 4/7 है। तो इसको ये मिक्स नंबर को आप किस तरह से लिखेंगे, दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर है उसमें 4 को ऐड कर लेना है। सो 7 1 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। 7 1 7 प्लस 4 11, 11/7 हो जाएगा ये। इसको अब आप चेक कर ले, 11 3 33/7 ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो रहा है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 33 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 28 और 5 आ जाएगा ये। सो हम इसको लिख सकते हैं 4 होल 5/7। ठीक है ना, ये आपने इसको एवेल्युएट कर दिया, एवेल्युएट करके यहाँ पे आपने इसको लिख दिया। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि एक नंबर के क्वेश्चन में 100 मार्क्स, पूरे 100% मार्क्स मीन इसका हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा कि आधा क्वेश्चन आपने सही किया और यहाँ पे आके गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन में 1 मार्क आपको उस वक्त मिलेंगे जब पूरा कंप्लीटली आपका क्वेश्चन एंड तक सही होगा, तो 1 नंबर मिलेगा। 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर होता है कि बीच में अगर आधा क्वेश्चन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू मार्किंग की हम देखते हैं तो वो सही हो सकता है, लेकिन अभी इस कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इवेल्युएट 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो 1.3 को, अब इसमें एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्टली डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय इसका डेसिमल रिमूव कर दें। अब डेसिमल रिमूव करना आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। 1.3 को आप लिख सकते हैं 13/10। ठीक है ना, डेसिमल आपने ये खत्म किया, लेट सपोज फ्रैक्शन में, ये इधर मैं आपको बता रहा हूँ 1.3 इसको खत्म कैसे करेंगे। डेसिमल को आप इग्नोर कर दें, इसके नीचे लगा दें 1। ठीक है, डेसिमल के बाद जो नंबर है, कितने नंबर हैं 1, सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो एक जीरो लगा दें। अगर ये यहाँ पे होता 1.32 लेट सपोज, तो आप 2 नंबर लगा देते, 2 जीरो यहाँ पे लगा देते। तो जितने नंबर आप नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही आप यहाँ पे जीरोस लगा दोगे। राइट, सो दिस इज 13/10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 बन जाएगा हमारे पास 3/10, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी एक ही नंबर है। सो इसको मैं रब कर देता हूँ। सो हियर इट बिकम्स 13 3 39/10, 10 100। सो 39/100 हो जाता है जी 0.39। अब 39/100 है, ये आपको बेसिक्स पता है कि 100 के अंदर 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल यहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए 39 के अंदर डेसिमल कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा। दिस मीन के डेसिमल बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पे अगर डेसिमल हो और उसके बाद कुछ भी नंबर ना हो तो उसको हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 39 है तो दिस मीन्स के डेसिमल बिल्कुल एंड पे। अब ये डिवाइड हो रहा है 100 से, तो 100 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि 2 जीरोज हैं 100 के पास, तो डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पीछे की तरफ मूव करेगा या आगे की तरफ मूव करेगा। तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में चीज छोटी होती है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि मैं इसको अगर पीछे की तरफ मूव करूंगा तो छोटा होता है या आगे की तरफ मूव करूंगा तो छोटा होगा। तो इसको मैं पीछे मूव करूंगा तब ही ये छोटा होगा। सो 1 प्लेस यहाँ पर और सेकंड प्लेस यहाँ पर इसकी 3 के बाद लिखा जाएगा, तो हम इसको 0.39 लिखेंगे। तो अब ये लॉ है कि डेसिमल को इस तरह नहीं लिखा जा सकता, उससे पहले आपने 0 लगाना है, तो ये बन जाएगा 0.39। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 39 नहीं होता, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें जी आपके पास ये हो जाता 395,
और आप इसको अगर 100 से डिवाइड कर रहे होते तो क्या बन जाता, 100 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब 100 में 2 जीरोस हैं और 395 में डेसिमल बिल्कुल लास्ट में, तो अब 2 डिजिट आपने पीछे लेके जाना है, तो 1 2, तो ये बिल्कुल 3 और 9 के दरमियान में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.95 अगर ऐसा केस होता तो। अभी नहीं है तो अभी तो ये 0.39। क्लियर? चलें उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड है, द स्कैटर डायग्राम shows the marks that 12 students each obtained in test A and test B। देखिए टेस्ट ए के अंदर जो मार्क्स आए हैं ये टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्रॉस अगर आप काउंट कर लें तो टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। मीन लेट सपोज, पहले मैं आपको समझा दूं, फर्ज करें मैं अगर इस स्टूडेंट की बात करूं, ये जो क्रॉस है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है इस बच्चे को अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ये इस जगह पे आ रहा है, ये आई थिंक है कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस इक्वल हैं 20 के, तो 1 बॉक्स इक्वल हो जाएगा 4 के, तो ये 4 20 24 28 और ये तकरीबन 30, ठीक है ना। तो इसके टेस्ट ए जो था उसमें इसके 30 मार्क्स हैं, बट टेस्ट बी के अंदर इसके मार्क्स हैं 20, ठीक है ना। टेस्ट बी किसके अंदर मार्क आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो हर स्टूडेंट्स के जो उसके टेस्ट ए में मार्क्स आए, जो उसके टेस्ट बी के अंदर मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको प्लॉट कर दिया गया। अब बिल्कुल ये रैंडम किस्म का ग्राफ है, क्योंकि कोई भी एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे पॉइंट्स। ऑफ जरा देखो, गिव अ रीजन व्हाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर दिस डायग्राम। जी, अब ये बेस्ट फिट इसके ऊपर लाइन बन सकती है कि नहीं बन सकती? बेस्ट फिट लाइन इसके ऊपर बनानी मुश्किल है, नहीं बन सकती। अगर लेट सपोज मैं लाइन ऐसे बनाऊं, ये बिल्कुल बेस्ट फिट नहीं है, कोई एक पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लाइन यहां से बनाऊं, तो अगर मैं इसको नाम दूं तो ये इसके ऊपर 4 पॉइंट्स तो आ जाते हैं, बट एक ह्यूज नंबर जो है वो ये देखें आप, ये देखें ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं ऊपर और नीचे। तो इसकी हम इसमें से कोई सी भी लाइन ऐसी बनती नज़र नहीं आ रही जिसको हम कहें कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है ना। तो अंडर दिस केस आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ये भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होगी जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हो, और बाकी के जो उस लाइन के ऊपर नहीं भी आ रहे वो एटलीस्ट उसके एटलीस्ट नजदीक होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। पॉइंट सारे के सारे स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर फार अवे, because all the points are very different or are at very different positions, और यू में से कि बहुत फार अवे हैं, कोई भी लाइन इसके ऊपर नहीं आ रही, दैट्स वाई आप इसको कहेंगे कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा, देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है। पॉइंट्स का आपस में किसी भी तरह से कोई रिलेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, राइट। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ सॉलिड, राइट। अच्छा, अब ये आपके पास एक डायग्राम इसका नेट है, व्हाट इज द स्पेशल मैथमेटिकल नेम ऑफ द सॉलिड। स्पेशल मैथमेटिकल नेम इस डायग्राम का क्या होगा? ये नेट मीन एक डायग्राम को आपने पूरा उसको खोल लिया है, तो ये क्या डायग्राम बन क्या रही है? पहले तो आप देखो ये बेस है इसकी एक तरह से, ये सारी साइड्स अगर आप देखो तो लेंथ में सेम है, ऑल्दो ये उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये सेम है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको उठाऊं, ये एक ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल, तीसरी ट्राइंगल, चौथी ट्राइंगल, तो ये क्या बनेगा? अगर आप इसको इमेजिन करो, ये बिल्कुल ऊपर लेके जाएं, इसको भी यहाँ से ऐसे फोल्ड करें, ये वाला फेस बेस ऊपर फोल्ड करें, इसको भी फोल्ड करें, इस वाले को भी फोल्ड करें, सबको अगर आप फोल्ड करें तो ये चारों ट्राइंगल्स एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी और ये हमारे पास एक बनेगी पैरामिड। तो इसको हम नाम देंगे, ये आपके पास एक पैरामिड बन जाएगी, ठीक है ना। ये एक पैरामिड होगी, ये पैरामिड आप यहाँ लिख सकते हैं, आप स्क्वायर पैरामिड लिख दें, आई थिंक ये ज़्यादा सही है क्योंकि बेस पे रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर पैरामिड इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें आगे,
फॉर दिस सॉलिड राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। कितने इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं? अगर आप नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस से मतलब होता है इसके कॉर्नर्स। पहले मैं इसको रब कर दूं। देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर्स की कहाँ है? जब ये पिरामिड बन गई तो एक तो उसका बेस पे ये कॉर्नर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे चारों ट्राइंगल्स जब ऊपर आके मिलेंगी तो वो एक ही जगह पे मिलेंगी ना चारों। तो यहाँ पे हमारे पास ये पिरामिड कैसी होती है, जिस तरह मेरे ट्राइंगल डायग्राम खींची नहीं, ये इस तरह करके आप देख लें, ये ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 चार तो ग्राउंड पे इसके, ये स्क्वायर बेस जो है 4 वर्टिसेस तो वहां पर है, एंड फिफ्थ वन इज दिस वन, बिल्कुल टॉप पे, दिस इज द फिफ्थ वन। तो हम ये कहेंगे इसकी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 5। ठीक है, राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, 5 वर्टिसेस आ गए यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज 1 माइनस 36 पी का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, इसको यूं लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 36 पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंदर। तो पहले तो आप ये चेक किया करें कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी वैल्यू का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। तो ऐसे जो दो टर्म्स वाले, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर दो टर्म्स हो और दरमियान में माइनस साइन हो, तो नॉर्मली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये आप माइंड में रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर भी दो टर्म्स हैं। अब आप ये देखो कि क्या ये दोनों टर्म्स क्या स्क्वायर तो नहीं है? बिल्कुल स्क्वायर है। 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। 36p कैन बी रिटन एज 6p होल स्क्वायर। ठीक है ना, 36p कैन बी रिटन एज 6p का होल स्क्वायर, स्क्वायर गोज टू 6, तो ये बन जाएगा 36, और स्क्वायर जब p पे लगता है तो ये बन जाता है p का स्क्वायर। तो ऊपर से 36p स्क्वायर को आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो अब अगर आप ये देखो तो ये पूरा 1 को आप कह दो a और 6p को आप कह दो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा? a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है ना, a माइनस b एंड a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड वन। ठीक है, ये आपने इस तरह करके इसको फैक्टराइज कर दिया। क्लियर? तो ये दो फैक्टर बन गया आपके पास, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें आप ये बी पार्ट देख लें जरा। देखें बी पार्ट में है कि फैक्टराइज करना। अब जरा ये देखें, दो टर्म्स अगर हो, जिस तरह ये ए पार्ट था, तो मैंने बता दिया कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको आप माइंड में रखें, ये फॉर्मूला है। और अगर 4 टर्म्स का क्वेश्चन हो, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ नीचे आपको, अंडर दिस क्वेश्चन क्या होगा? अगर ये 4 टर्म्स क्वेश्चन होगा तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास किसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस xy प्लस 12। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 4x प्लस xy प्लस 3y प्लस 12। नाउ इन दिस केस 4x प्लस 3y प्लस xy, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता तो अंडर दिस केस यहाँ पे 4x और 3y के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जहाँ 4 टर्म्स होती हैं, आप माइंड में रखें कि इन 4 टर्म्स के क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली हम पोजीशन अगर चेंज कर दें तो उससे भी फर्क पड़ता है। जिस तरह मैं यहाँ एक्स वाई को उठा के मैंने इधर ले आया और 3y को मैं इस तरफ ले आया। अच्छा, एक्स वाई को जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो उसकी रीजन ये थी कि यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाए, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो इन दोनों में x कॉमन नजर आ रहा है तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। ठीक है जी, सो x कॉमन हुआ और यहाँ पे मैंने लिखा 4 प्लस y, x को कॉमन किया मैंने क्योंकि x कॉमन था और 4 प्लस y हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला जो पेयर बना हमारे पास, अब यहाँ पे पेयर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर। तो 4 टर्म्स वाला अगर क्वेश्चन हो और उसके अंदर फैक्टर्स बोलें तो आप दो दो के पेयर बना लो। तो यहाँ से आप देखो 3 को आप कॉमन लें तो क्या बनेगा, क्योंकि 3 4 से 12 होता है, तो y और 3y में से 3 इधर चला गया, खाली y, 3 4 से 12। तो अब ये बिल्कुल सेम हो गए, तो बस इसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। ये y प्लस 4 और 4 प्लस y, यू नो कि ये एक ही चीज़ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 और 4 प्लस वाई लिख दें या y प्लस 4 लिख दें, इससे कोई इम्पैक्ट
नहीं आता, एक ही चीज है। ठीक है, तो इस तरह करके ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। ठीक है जी, चलें आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। आर टेलीविजन प्रोग्राम इज 2 hours and 40 minutes long. It starts at 22:45. At what time does it finish? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कब खत्म होगा, सो यहाँ पे देखें जी, इसको 2 hour 40 minutes हैं। सो आप इसको इस तरह करो कि आप इसको पूरे 3 hours कंसीडर कर लो। ठीक है ना, 3 hours को कंसीडर कर लें इधर अपनी कैलकुलेशन के लिए। 22:45 में 3 hours आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 22 के बाद 23, 24, 25, 25, 45 तो अब आवर्स तो 24 आवर्स होते हैं, तो ये 25 मीन के ये 1 बज गया। 24 के बाद 25 मीन 1, सो इसको हम लिखेंगे 10:45। क्लियर? सो 10:45 आपने 2 hour 40 minutes था, आपने 2 minutes 20 minutes में ज्यादा ऐड की, तो उसमें से 20 minutes आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 145 में से 45 मिनट्स में 20 मिनट्स कम आप करो, सो दिस इज ऑब्वियसली 25। तो ये हो जाएगा 10:25, या इसको 1:25 AM भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया तो आप इसको यूं ही लिख सकते हैं 1:25। ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सॉरी, ये 10 हो गया, इसको यूं नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 01, 01। ठीक है, सो दिस बिकम्स 0101। अगर 10 लिखेंगे तो वो 10:25 हो जाता है, तो ये 1:25 है। ठीक है ना, 01:25 भी इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, और इसको 1:25 भी लिख सकते हैं, 1:25 PM भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद देखें आप, बी पार्ट है इसका। द प्रोग्राम कंटेन्स 8 एडवर्टाइजमेंट ब्रेक, ईच ऑफ which lasts for 3 minutes. ठीक है ना, there are 8 advertisement breaks and for each break timing है 3 minutes की। तो 8 multiplied by 3 mean 24 minutes की टोटल ब्रेक टाइम है, 24 minutes ब्रेक टाइम। ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट टाइम आप कह सकते हैं इसको, ये इसका ब्रेक टाइम है। नाउ find the fraction of the 2 hours 45 minutes that is taken by advertisements. तो एडवर्टीजमेंट का आपने फ्रैक्शन बताना है। बाय द इज टेकन बाय एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट कितनी हो रही है 24 मिनट्स के लिए, 24 मिनट्स के एडवर्टीजमेंट हो रही है। एंड प्रोग्राम लेंथ इज 2 hours 40 minutes. सो 2 hours 40 minutes कितने बन जाएंगे, 2 hours मीन 2 into 60 minutes plus 40. So this becomes 120 plus 40 mean this is equal to 160. ठीक है, so 24 divided by 160. So now 24 divided by 160 है, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें अपने पास। कैसे होगा ये, 4 से इसको डिवाइड करें पहले, 4 से, 4 8 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, 4 4s are 16 and 0. So 6 upon 40. Now 2 3s are and 2 20s are. So the final answer is 3 upon 20. Right? Is this clear? Take a screenshot. Now next question is question number 6. ठीक है ना? In this question he said that write these values in order starting with the smallest. Now in this case ये जो चीजें हैं, इन दिस केस आपको सबसे पहले सबको एक ही फॉर्मेट में लिखना, बिकॉज यू डोंट नो कि 1/30 से क्या मतलब है, 1/10 से क्या है, 5% क्या बनती है, तो सबको पहले एक ही फॉर्मेट में लिख दो। फर्स्ट राइट ऑल द वैल्यूज इन द डेसिमल फॉर्म, ताकि आपको पता चले कौन सी स्मॉलेस्ट है एंड कौन सी ग्रेटेस्ट है। 1/30 को आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप 1 divided by 30 decimal, put a decimal, it becomes 10. 10 still is less than 30, so again एक और 0 लगाएंगे आप इधर 100. So 33 is a 90, so 100 minus 90 it becomes 10. 10 के साथ एक 0 आपने और लगा दिया,
30 इंटू 3 बिकम्स 90 और फिर 10 आ जाएगा और ये इस तरह चलता चला जाएगा 0.033। तो इसको आप लिखोगे 0.033 सो ऑन। ठीक है, ये वाला नंबर आपके पास 0.03। ना 1/10 क्या है, बहुत सिंपल है। 1/10 मीन डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो 1 के अंदर जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि डेसिमल यहाँ पर है, सो इट बिकम्स हियर, इट कम्स हियर, सो ये बन जाएगा 0.1, 0.1 सॉरी, ये आ जाएगा 0.1 ना। 5% जो है, 5% को आप क्या कहेंगे, 5% की वर्किंग मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 5% है, परसेंट मीन, परसेंट का मतलब होता है पर 100 अपॉन 100, ठीक है ना। तो 5/100 क्या हो जाएगा, अगेन डेसिमल 2 नंबर पीछे जाएगा, 0.05, ये हो गया 0.05। सिमिलरली 2/25 है, इसको अगर आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, 25 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8/100। तो 8/100 क्या हो जाता है, 0.08। ठीक है, अब ये आपके पास एक ट्रू पिक्चर आ गई कि किसकी क्या वैल्यू आती है। यहां से अब आप देख लो, यहां सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 इज 0.03, इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं है, तो 0.03 सबसे पहले आएगा। सो हम यहाँ पे लिखोगे राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 0.03। ठीक है, 0.03 से लार्जेस्ट नंबर है ये वाला 0.033। नाउ यू डोंट नीड टू राइट हियर 0.033। 0.03 की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, 1/30। तो आपने एक्चुअल फॉर्म में जो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपने लिखना, इट वाज 1/30। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/30, राइट। देन आफ्टर इट सेकेंड वन जो है वो इसके बाद आता है 0.03, फिर 0.05। 0.05 क्या था, 0.05 था ये 5%, तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप 5%। उसके बाद है 0.05 के बाद आता है 0.08, ठीक है ना। तो ये 0.05 के बाद 0.08 आता है, तो अब आप लिखोगे 8/100, 8/100, और 8/100 क्या आता है, 2/25। So this is 2/25 एंड उसके बाद सबसे लास्ट में एक ही नंबर रह गया, दैट इज 0.1। तो 0.1 क्या आता है, 1/10। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 1/10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके पास हो गया, सही है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का, ये 2 नंबर का, बहुत सिंपल है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वल का साइन लगाओगे तो आपको एक कांस्टेंट k लगाना है यहाँ पर, y इज इक्वल टू kx। अब ये एक वैल्यू सेट ऑफ पेयर्स दे रहा है आपको, x इज इक्वल टू 4 एंड y की जगह t लगा दी। देखो ये जो पहला पेयर देते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर, ये पहले पेयर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप इस पेयर से k की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से अब आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू क्या आ गई, t/4 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू t/4, राइट। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड है y k इज इक्वल टू t/4 हो गया। तो अब आप ये देखो जरा, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन है फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t व्हेन y इज 2। तो बेसिकली इक्वेशन जो इसकी बनती है y इज इक्वल टू kx, k हियर इज t/4 एंड x। नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t व्हेन y इज इक्वल टू 2। व्हेन y इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ y आप यहाँ लगा दो 2, ठीक है ना। तो अगर ये 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू t/4 इंटू एक्स। अब ये सारी वैल्यूज उधर शिफ्ट कर दें, सो 2 इंटू 4 8, और t मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8/t, या इसको आप यूं लिख दो, x इज इक्वल टू 8/t। आंसर आपके पास ये भी आ गया, ठीक है जी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट
ले रहे हैं, राइट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फॉर दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। देखो अब यहाँ पे आपने इसको एस्टिमेट करना है, तो मैं इसको यहीं पे लिख सकता हूँ, एस्टिमेशन का साइन लगा है, 59.8, इट इज वेरी क्लोज टू 60, तो 60 का स्क्वायर अपॉन 20.13, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 21 से बेहतर है इसको मैं 20 ही लिखा रहने दूं, ठीक है। 0.13 को मैंने इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.9024। तो अब अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो 1 में थोड़ा गैप, इसको मैं खाली 0.9 ही अगर लिख दूं तो ये भी सही है 0.9, क्योंकि 0.9 की भी कैलकुलेशन हो सकती है यहाँ पर। सो 60 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 0 के ऊपर अगर ये 60 0 जो है, तो जितने भी 0 है वो डबल हो जाते हैं, एक 0 है तो ये 2 0 हो जाएंगे, अगर ये 2 0 होते सो इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू 4 zeros, नाउ इट्स अ सिंगल 0, तो डबल 0 में हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9 क्या होता है, देखो 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 9 180, आप डेसिमल को इग्नोर कर दो, 29 से 180, राइट। और क्योंकि डेसिमल एक नंबर के बाद है तो आप भी यहाँ से उठा के डेसिमल एक नंबर के बाद लगा दो, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 3600 अपॉन 18 लिख दें इसको, और 18 2 36 एंड डबल 0, तो इसको एस्टिमेट करें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 हो जाता है, ठीक है ना। ये अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आए तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9 है, इसको आप लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10, 29 180, 180 अपॉन 10 करें तो भी 18 आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस कि आप ऐसे करें या वैसे करें, बाय ऑल मीन्स ये 18 आएगा, ठीक है ना। 18 को डिवाइड करें, 18 2 36, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आंसर इसका आ गया, क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।